क्या आप यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं लेकिन द हिंदू इन हिंदी सर्च कर करके परेशान हो गए हैं? तो यह वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी, जिसका शीर्षक है डॉलर के आधिपत्य का मुकाबला करना। दोस्तों, ये आपके यूपीएससी मेंस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि ये डॉलर का जो मुद्दा है वो इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल रिलेशन से हम मान सकते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड तो है ही। तो आज के द हिंदू एनालिसिस में हम जानेंगे पहले लेख प्रसंग, जो कि डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर विस्थापन है, आर्थिक विविधीकरण, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, नई वैकल्पिक व्यवस्था, आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड, प्रीवियस एडिटोरियल का एमसीक्यू सॉल्यूशन और आज का एडिटोरियल बेस्ड एमसीक्यू। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का एडिटोरियल हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू हिंदी में मिलता रहे। आज का एडिटोरियल प्रीलिम्स में डी डॉलराइजेशन और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और मेंस पेपर में 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 3 में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैप देख लेते हैं, क्योंकि 2 टर्म्स आएंगी जिन्हें जानना आपको ज़रूरी है। दोस्तों, ये मैप ग्लोबल साउथ का है। एक टर्म आएगी ग्लोबल साउथ, जिसका आजकल बहुत यूज़ हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इसमें जो जो कंट्रीज़ आती हैं आप एक बार वो देख लीजिए। इधर साउथ अमेरिका आएगा ग्लोबल साउथ में, अफ्रीका आएगा, यहाँ पे इंडिया और एशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। दोस्तों, एशिया के 2 पार्ट हैं, एक तो जिसमें रशिया आता है और बाकी की छोटी छोटी और कंट्रीज़ आती हैं, और एक पार्ट आता है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर का एशिया, तो ये दोनों मिला के ऑस्ट्रेलेशिया बने हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया प्लस एशिया। वो अगर ग्लोबल साउथ की बात होगी तो उसमें हम साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलेशिया, यानी कि ये वाला एशिया साउथ का और ऑस्ट्रेलिया मानेंगे। और जब भी ग्लोबल नॉर्थ की बात होगी तो उसमें हमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ एशिया ये देखना होता है। ऐसे ही एक टर्म है लैटिन अमेरिका, हो सकता है वो आपको पता हो, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो जान लीजिए। जो नॉर्थ अमेरिका है वो ये है यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद जो लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका, तो उसमें ये वाला अमेरिका नीचे का साउथ का आता है, जिसमें कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबो, पेरू, मैक्सिको और जो ये छोटे छोटे यहाँ के आइलैंड्स हैं ये सब आते हैं। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। यूएसए और यूएसए को नॉर्थ अमेरिका भी कह देते हैं, और उसके नीचे का जो साउथ वाला अमेरिका है ये लैटिन अमेरिका है। लेख संदर्भ जानते हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान में जो है विश्व में डॉलर का प्रचार बहुत अधिक है, लेकिन धीरे धीरे जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसी को भी प्रमोट कर रही हैं। जैसे चाइना है, वो युआन में ज़्यादा अपना व्यापार कर रही है, रशिया है वो रूबल में कर रही है। तो धीरे धीरे जो विश्व है वो डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है। ये इस लेख का संदर्भ है। तो मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं, जिसमें प्रसंग है डॉलर का विस्थापन या फिर डी डॉलराइजेशन। तो दोस्तों, तथ्य ये है कि बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में बहुत ज़्यादा डॉलर का जो यूज़ हो रहा है, उसकी जगह अब देश अपनी अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। और ग्लोबल साउथ के भीतर जो महत्वपूर्ण व्यापार होता है वो देखते हैं एक बार। तो ग्लोबल साउथ मैंने आपको बता दिया था ऊपर मैप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार ज़्यादा करने को प्रोत्साहित हो रही हैं। जैसे कि इंडिया रुपीज़ में करता है, चाइना युआन में करता है। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय मुद्रा है, अब उससे हम तेल और गैस का व्यापार भी कर रहे हैं। जो क्षेत्रीय संगठन हैं उसके द्वारा भी अपनी अपनी करेंसी को प्रमोट करने का प्रचार हो रहा है। जैसे कि आपकी आसियान हो गई, या फिर एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो जो क्षेत्रीय हमारी वो हैं ग्रुप्स हैं, वो ऐसी व्यवस्था जिसमें कि अपनी अपनी कंट्री की करेंसी है उसे प्रमोट करने का प्रचार कर रहे हैं। और जो राष्ट्रीय मुद्राएं हैं उन्हें, जो अपनी नेशनल करेंसी है उसे इंटरनेशनल लेवल पे आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जो वित्तीय संचार प्रणाली है उसमें एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या ये जो बहुध्रुवीयता है सॉरी फ्रेंड्स, तो जो बहुध्रुवीयता का अर्थ है जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग ध्रुव हैं, वो जो उभरने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उससे हम डॉलर को चुनौती दे सकते हैं? तो आज का ये प्रश्न है कि एक तरफ है डॉलर जिसकी बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है पूरे विश्व में, और दूसरी तरफ है बाकी अदर कंट्रीज़ जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया सभी आ जाते हैं, पूरे ही कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो डॉलर वर्सेस हमारा अदर कंट्रीज़। आर्थिक विविधीकरण देखते हैं। जो पश्चिम के बाहर के देश हैं यानी कि वेस्ट से अलग जो कंट्रीज़ हैं वो एक बहुध्रुवीय प्रणाली में काम कर रहे हैं। बहुध्रुवीय प्रणाली का अर्थ है एक ध्रुवीय का अर्थ होता है कि एक ध्रुव में एक कंट्री का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहता है, जैसे कि यूएसए का अभी तक चलता आ रहा था। लेकिन बहुध्रुवीय प्रणाली में काफ़ी सारे अलग अलग जो देश हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये अपने प्रभुत्व बढ़ा रहे हैं विश्व में। तो इससे क्या है, केवल एक देश की जैसे यूएसए की जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, जो प्रभुत्व है, वो कम होता है और अलग अलग देश अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। तो इसे कहते हैं बहुध्रुवीय प्रणाली। तो आज विश्व में जो देश हैं वो बहुध्रुवीय प्रणाली में काम कर रहे हैं और जोखिम को कम करने और डॉलर पर उनकी जो निर्भरता है उसे कम करने का विकल्प ढूंढ रहे हैं। वो ऐसा एक मुद्रा का विनिमय जो व्यापार है वो विकसित कर रहे हैं जिसमें कि वहाँ की नेशनल करेंसी का ज़्यादा यूज़ हो। तो 2018 में एक ट्रेड वॉर हुआ था चाइना और यूएसए के बीच में। उसके बाद से डॉलर का जो डोमिनेंस है वो थोड़ा थोड़ा कम हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है उसने भी रूस ने जैसे रूबल को बहुत ज़्यादा अपना प्रचार किया। रूबल रूस की करेंसी है। तो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो जो अमेरिका है उसने रशिया पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे, यानी कि उसे डॉलर में अपना व्यापार करने के लिए प्रतिबंध लगा दिए थे काफ़ी, जिसकी वजह से रूस डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता था। तो उसने अपनी करेंसी रूबल का इस्तेमाल किया और जो अपने तेल और वस्तुओं का उसने व्यापार किया वो रूबल में किया। तो भारत के साथ वो रुपए रूबल में व्यापार करता है। तो अगर हम अब रूस से कुछ सामान खरीदते हैं, तेल वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए हम डॉलर की बजाय रुपए देते हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं की स्थिर लेकिन असमान वृद्धि आर्थिक विविधीकरण का आधार है। तो धीरे धीरे जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं या बड़ी भी हैं वो धीरे धीरे प्रगति कर रही हैं, उभर रही हैं और अपना विकास कर रही हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप एक उदाहरण ये डाल सकते हैं कि चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ईरान और तुर्की, इन सब का कंट्रीज़ का जो जीडीपी है वो G7 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा है। तो G7 कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप और यूएसए की हैं। और जो ये 7 कंट्रीज़ हैं, चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ईरान और तुर्की, इन सब का जो जीडीपी मिला के आता है वो इन G7 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा है। तो अंतर एशियाई खपत यानी कि एशिया के देशों के अंदर जो व्यापार चल रहा है वो अब पहले से ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या था, जो एशिया की कंट्रीज़ थी वो या तो यूरोप से लेती थी अपना सामान या फिर अमेरिका से। लेकिन अब जो एशियाई देश हैं जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ये सब जो हैं अब आपस में ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपनी करेंसी को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। आसियान देश जो कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये देश भी अपनी जो व्यापार कर रहे हैं उसमें अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसका यूज़ कर रहे हैं। और जो इनका ट्रेड हुआ है वो 380 बिलियन डॉलर का हुआ है, जो कि इन 3 कंट्रीज़ का है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इनका आपस का ट्रेड 380 बिलियन डॉलर का है। इसी तरह जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, वो अपनी करेंसी रैंड का प्रयोग कर रही है। लैटिन अमेरिकी देश भी
आपस में व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं अब। तो इससे जो ऐसे रीजनल जो कंट्रीज़ हो गई हैं अब, जो आपस में व्यापार ज़्यादा कर रही हैं यूरोप और अमेरिका की बजाय, उससे जो है वहाँ की जो स्थानीय करेंसी है उसमें बढ़ावा हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार रुपए का भी अब अंतर्राष्ट्रीयकरण होने लगा है। तो डॉलर की जो ऊंची दर हैं या रेट हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से भारत भी अब रुपए का ज़्यादा यूज़ करने पर विचार करता है। तो 2019 से भारत ने रूस को जो अपना व्यापार है उसके लिए रुपए में भुगतान कर रहा है, चाहे वो ईंधन ले, खनिज ले या रक्षा के उपकरण ले। इसी प्रकार संयुक्त अरब अमीरात, जापान, तुर्की आदि भी अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। तो जुलाई 2022 में आरबीआई ने कुछ बैंकों में वॉस्ट्रो खातों को खोलने की अनुमति दी थी, जो कि हमारे रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक प्रमुख कदम है। दोस्तों, वॉस्ट्रो खाता क्या होता है? जैसे एक बैंक है और उस बैंक की कोई शाखा दूसरे फॉरेन कंट्री में नहीं है, तब ऐसी दिशा में क्या होता है, वहाँ पे कोई दूसरा बैंक हमारे बैंक की जगह, जैसे मान लीजिए हमारा पीएनबी में अकाउंट है और हमें रशिया में ट्रेड करना है, तो वहाँ के किसी लोकल बैंक को हम अपना अकाउंट खुलवाएंगे और जो ये वाला बैंक है इसका जो काम है वो हम किसी दूसरे बैंक में करेंगे। इसे कहते हैं वोस्ट्रो खाता। तो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो दोनों एक ही चीज़ हैं, नाम। तो दोस्तों, नोस्ट्रो खाता एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में रखा गया खाता है। यह ग्राहकों को बैंक के खाते में दूसरे बैंक में पैसा जमा करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं होती है। तो एक नोस्ट्रो खाता का दूसरा नाम है। यह एक बैंक द्वारा आयोजित खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंक की ओर से पैसा जमा करने की अनुमति देता है। तो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाता एक विदेशी मूल्य वर्ग में रखे जाते हैं। तो इस हेतु आरबीआई ने जो है भारत और रूस के बीच व्यापार करने के लिए रुपए का जो बढ़ावा करने के लिए दो बैंक, जो कि यूको बैंक और इंडसलैंड बैंक में 9 विशेष वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी है। तो रूस के 2 सबसे बड़े बैंक हैं, सबर बैंक और वीटीबी बैंक। ये ऐसे पहले विदेशी ऋणदाता हैं, यानी लोन देने वाले जो होते हैं उन्हें ऋणदाता कहा जाता है, जिन्हें रिजर्व बैंक से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन को रुपए में निपटाने की मंजूरी मिली है। ये आप बैंकों के नाम ज़रूर याद रखिएगा कि सबर बैंक और वीटीबी बैंक जो कि रशिया के हैं, और यूको बैंक और इंडसलैंड बैंक जो कि भारत के हैं। तो अब नई वैकल्पिक व्यवस्था जो कि डॉलर के खिलाफ है वो जानते हैं। तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स दोस्तों एक एक ग्रुप है ब्रिक्स, जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ हैं। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलके एक न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी 2015 में बनाया था। 2015 से जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसने राष्ट्रीय मुद्राओं में अपने ऋणों का 50% वितरण करके राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित किया है। तो इस टाइप की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आसियान हो गया, तो ये जब कंट्रीज़ 4-5 कंट्रीज़ मिलके अपना एक आपस में ट्रेड करती हैं और अपनी करेंसी में ट्रेड करती हैं, तो उससे डॉलर जो है, डॉलर का महत्व कम होता है और इन अपनी अपनी कंट्री की करेंसी जो है बढ़ती है। तो अन्य क्षेत्रीय समूह जैसे कि शंघाई सहयोग संगठन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के भागीदार देश राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। वित्तीय जानकारी के प्रसारण के लिए एक सामान्य भुगतान अवसंरचना बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो पेट्रो डॉलर दोस्तों, पेट्रो डॉलर का अर्थ होता है जो हम पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए, मतलब तेल के लिए जो हम डॉलर का यूज़, तेल खरीदने के लिए हम डॉलर का जो यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है पेट्रो डॉलर। तो पेट्रो डॉलर के लिए एक गंभीर चुनौती है क्योंकि डॉलर क्षेत्र के बाहर तेल और गैस के व्यापार की चाल से आती है। यह कदम डॉलर के एकाधिकार में कटौती कर सकता है।
जो कि 1970 के दशक से अमेरिका के पास है। तो 1970 के दशक से ही जो है अमेरिका से अमेरिका से पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा आयात होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है जैसे जैसे, तो बाकी कंट्रियों से भी पेट्रोल वगैरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो भारत के वोस्ट्रो खाते रूसी कच्चे तेल के लिए रुपए के भुगतान को सक्षम करते हैं, और जैसा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा था, भारत फॉरेक्स आउटगो में प्रति माह $4 बिलियन तक की बचत कर सकता है। तो आप ये वाला कोट भी अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं कि अगर भारत डॉलर पे कम रिलाई करके अपने रुपए को ज़्यादा बढ़ावा देगा तो उससे क्या होगा। तो आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको द हिंदू एनालिसिस डेली मिलता रहे। तो आगे का रास्ता जानते हैं दोस्तों। इन सब जो हम प्रणाली अपना रहे हैं उसके बावजूद भी जो डी डॉलराइजेशन है, यानी कि डॉलर का महत्व कम करने की जो बात की जा रही है, उसमें कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। जो राष्ट्रीय मुद्राएं हैं अभी भी वो बहुत ज़्यादा प्रभुत्व अपना नहीं कर पाई हैं। तो इस प्रकार जो व्यापार की प्रणाली है उनमें अपनी करेंसी का तो उदय हो रहा है, लेकिन अभी भी डॉलर का जो महत्व है, डॉलर का जो वर्चस्व है, वो पूरे विश्व में अभी भी बना हुआ है। तो अमेरिकी डॉलर जो है वो पूरे विश्व की मुद्रा का 60% बनाता है, बाकी यूरो 20% बनाता है, येन 5.8%, युआन 3% बनाता है। तो एक वैकल्पिक प्रणाली को चालू करने के लिए हमें स्थायी और लंबे प्रयास की आवश्यकता है। इसी तरह व्यापार में जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका विविधीकरण बढ़ रहा है, लेकिन उसे और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। व्यापार और राष्ट्रीय मुद्राओं में खाद्य और तेल खरीदना सामूहिक पश्चिम के बाहर के देशों को विकल्प देता है जो कि पहले उपलब्ध नहीं थे। तो समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ग्लोबल साउथ के राष्ट्र राज्य अपने स्वयं के सहयोगों को चुनने के लिए दृढ़ हैं। दोस्तों, ग्लोबल साउथ का मैंने आपको बताया था, जो कि हो गया चाइना, इंडिया, बाकी अफ्रीका, ये सब कंट्रीज़ अपने अपने में रीजनल ट्रेड कर रही हैं। तो इस माहौल में भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र विलय कर रहे हैं, और नई आपूर्ति श्रृंखलाएं, वैकल्पिक मुद्रा आदि का जो है प्रचार हो रहा है। भारत को इसी आर्थिक ढांचे में काम करना होगा, हालांकि हमें वैकल्पिक उभरती हुई व्यवस्थाओं के साथ अपने दांव को भी तेज करना होगा। तो ये आज का एडिटोरियल था। प्रीवियस एडिटोरियल का एमसीक्यू सॉल्यूशन जान लेते हैं। करेक्ट आंसर ए है। दोस्तों, अगर आपने वो एडिटोरियल नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो डेटा संरक्षण ढांचे पर विचार विमर्श के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2017 में एक समिति का गठन किया गया था, और 2017 में जो कमेटी गठित हुई थी वो जस्टिस श्री कृष्ण के अंडर हुई थी। तो आज का एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन जानते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है। कथन 2 है, संसद के एक अधिनियम के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है, आंसर कमेंट करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।